अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, गड़ंग और जड़ाबंद के मकाम पर कोयटा चमन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। PDMA और ज़िला इंतजामिया ने शाहरा से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। ज़ियारत, कान, मेहदरज़ई, खानोज़ई और कोजक टाप में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि पशीन, मस्तूंग, लोरालाई, डेरा बुक्टी, दुक्की, कला सैफुल्ला और कोहलू में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी देखने के लिए जुमे के रोज सयाहों की 2108 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। सयाहों की अब तक मजमूई तौर पर 1319 गाड़ियां मरी में मौजूद हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सयाहों को सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए दीगर महकमों से राबिते में हैं। जाड़े में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मलका कोहिसार में एक बार फिर शदीद बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। जाड़ा जोबन पर पहाड़ों और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों को ठिठुरने में मजबूर कर दिया। मरी में एक बार फिर आसमान से रुई के गाले गिरने लगे। बर्फबारी का मजा लेने सियाही बड़ी तादाद में मलिका कोहिसार पहुंच गए। इंतजामिया भी मुतहर्रिक। कमिश्नर रावलपिंडी ने मरी पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। सबात के शहरी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। मानसरा में बर्फबारी से सियाहती मुकामात के हुस्न को चार चांद लग गए। शुगरा में सियाहों की मौज मस्तियां, आसमान से गिरते रुई के गालों ने सियाहों को सहर में चकड़ लिया। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई करती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मियावाली, मंडी बहाउद्दीन, शुजाबाद, हारूनाबाद, लिया, टोबा टेक्सिंग और कालाबाग में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज से 3 रोज तक तेज बारिशों का इम्कान है। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमले की छुट्टियां मनसूख। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सोहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस हवाले से मजीद बताएंगे लाहौर से। जी सोहेल। अच्छी लाहौर में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है वो इसी तरह से बादल बरसते रहेंगे और जुज़वी तौर पर जो मौसम है वो इसी तरह से सर्द रहेगा। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि नमी का जो तनासब है हवा में वो 85% रिकॉर्ड किया गया है और जो मौसम है वो अबर आलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त भी जो है आसमान से जो है वो हल्की फुहार पड़ने का सिलसिला जारी है और लाहौर के और गिरदो नवा में ये बारिश का सिलसिला मुसलसल जो है वो सुबह से शुरू हुआ है, जो कि रात गए तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी। कराची में तूफानी हवाओं का राज। मुल्क का सबसे बड़ा शहर तेज हवाओं के झक्कड़ की लपेट में आ गया। दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची समेत सिंध भर में आज से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने का इम्कान है। कराची तेज हवाओं की लपेट में, कई जगह दीवारें गिर गयी। मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जाबहक जबकि 3 शहरी जख्मी हुए। गुलबाई पुल के करीब जेर तामीर इमारत की दीवार गिरी, कीमती इंसानी जानों का ज़िया। महकमा मौसमियात ने बताया शहर कायद में मगरबी सिंध से 45 से 54 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यही इसी तरह विंडी और डस्टी वेदर रहेगा आज रात मिड नाइट तक एटलीस्ट। ये इस तरह से वक्फे से चलेगी। तेज हवा की वजह से औरंगी टाउन में बिजली का खंभा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। पापोश नगर में वाक़े सरकारी स्कूल की दीवारें भी गिर गईं। वेस्ट बलूचिस्तान और ईरान का जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने तूफानी हवाओं के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है, जबकि शहर में तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया। सरफराज कायम खान, ईनियो न्यूज़, कराची। कराची में आज भी गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 जनवरी तक शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नसीम आदिल।
देखें, आज कराची में सुबह का आगाज़ गर्द आलूद हवाओं के साथ हुआ है। काफ़ी ठंड भी है और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में यही सूरत हाल थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात रुनुमा हुए तेज़ हवाओं के सबब, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे और 6 अफराद ज़ख्मी हुए थे। महकमे मौसम का कहना है कि आज भी कराची में यही सूरत हाल रहेगी। जैसे कि कल जो सूरत हाल थी तेज़ हवा की, लेकिन आज कम होगी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तेज़ हवाओं के झक्कड़ जो है वो चल रहे हैं। महकमे मौसम का कहना है कि कराची में आज रात कम से कम दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और कराची में आज रात से 6 दिन तक यानी कि 27 जनवरी तक काफ़ी सर्दी होगी और कराची वाले जो है वो ठंड को इंजॉय करेंगे। इस वक्त तकरीबन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हवा के अंदर मिट्टी का एक तूफ़ान सा है और रेत ही रेत है और लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसम से कहना है कि कराची में गर्द आलूद हवाओं का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस के वार जारी हैं। आज मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। जामबहक अफराद की तादाद 29,077 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1055 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 58,902 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,540 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.10% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,60,019 हो गई। दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियाँ सील कर दी गई हैं। कोरोना एक बार फिर मैशत और तालीम को मुतासिर करने लगा। NCOC ने कोरोना की ज़्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। सूबाई तालीम और सेहत के महकमे तालीम इदारे बंद करने के लिए केसेस की शरह का तयन करेंगे। NCOC के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों तक तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग होगी। जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से हतमी फैसला सूबाई इंतजामिया ज़िले सेहत और तालीमी हुकाम के मुशावरत से करेगी। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की 100% वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाई जाएगी। सिटी कोर्ट कराची में वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर है। सिर्फ अदालत में दाखिल होते वक्त एहतियात से काम लिया जाता है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद शाह। कोरोना की 5वीं लहर, ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा। सिंध महकमा दाखिला का एलामिया जारी। 24 जनवरी से नई पाबंदियों का इतलाक लाजमी। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs और फेस मास्क पहनने पर अमल दरामद जरूरी। शहरियों का मास्क पहनने पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा। नहीं है कोरोना, हमें तो नहीं लगता। ये तो हुकूमत रोज रोज का ड्रामा बनानी, पहले आता है फिर चला जाता, फिर आता फिर चला जाता कोरोना। ये जो कोरोना का आप लोगों ने ड्रामा रचाया रखा है, ये सिर्फ बिजनेस बनाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए कर रहा है। मास्क तो बाद में पहनेंगे, पहले तो लोग जो है ना महंगाई से मर रहे हैं। शहर में बहुत से अफराद ऐसे भी जो मास्क पहनते हैं और दूसरों को मशवरा भी दिया। मैं, मेरी फैमिली, हम लोग बाकायदगी से फेस मास्क यूज़ करते हैं। मैंने तो वैक्सीनेशन भी करवा ली है, पूरी फैमिली ने हमारी करवा ली है। बिल्कुल ज़रूरी है मास्क पहनना, और ओमिक्रॉन के केस कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोगों को चाहिए एहतियात करें। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमती इदारों के साथ शहरियों को भी कोरोना SOPs के साथ अमल करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। सदारती निज़ाम से मुतालिक सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली बहस इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गई। कौमी असम्बली में नून लीग के एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर हमाद असर आमने सामने आ गए। एहसन इकबाल ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सदारती निज़ाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमाद असर बोले कि सियाह दौर में परवान चढ़ने वाले हमें चढ़ाने की कोशिश न करें।
کیا ملک میں نظام حکومت تبدیل کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیا ایک بار پھر صدارتی نظام لانے کا پلان بن رہا ہے؟ کئی روز سے سوشل میڈیا پر صدارتی نظام کی حمایت میں ٹرینڈز ٹاپ پر، نظام کی تبدیلی کی بحث پر اپوزیشن کا تشویش کا اظہار، حکومت کا بھی صدارتی نظام کی کھل کر حمایت سے انکار، سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی بحث کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں بھی سنائی دینے لگی۔ نون لیگ کا صدارتی نظام کی ڈٹ کر مخالفت کرنے کا اعلان۔ پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے، پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے۔ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کی سربلندی کا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے احسن اقبال کو تانا دیا۔ آپا نثار فاطمہ کا بیٹا آج صدارتی نظام پر تنقید کر رہا ہے، انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ ضیاء دور کی پیداوار ہے۔ دوسری جانب لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا، حکومتی سطح پر صدارتی نظام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کسی بھی جانب سے حکومتی سطح کے اوپر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس آئین کو تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ موجود ہے، اور وہ طریقہ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترامیم۔ ایسا کوئی منصوبہ جو ہے وہ نہ حکومت یا حکومت کے جو غیر منتخب شدہ لوگ جنہوں نے آپ کہا، جن میں سے میں بھی آتا ہوں، ہمارے تو ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جبکہ ہیش ٹیگ صدارتی نظام صدر عمران خان جمعے کو ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے ٹرینڈ کی حمایت میں ٹویٹ، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کا کھل کر حمایت سے گریز، ساتھ چھوٹے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ مہم کون چلا رہا ہے؟ صورتحال واضح ہونے کا سب کو انتظار ہے۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے احسن اقبال نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کے تابڑتوڑ حملوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ شاہ صاحب نے جب کہا کہ ایک چٹھی بلاول جی کے نام لکھی ہے، حال دل پڑھ لیں، اس پر پہلے پی پی کے ارکان نے احتجاج کیا اور پھر احسن اقبال بولے کہ شاہ صاحب نے آج بطور وزیر اعظم اپنی رہنمائی کر دی۔ احسن اقبال نے معیشت پر حماد اظہر کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج کیا، جس پر حماد اظہر نے جواب دیا کہ ٹی وی نہیں، پارلیمنٹ میں مناظرہ کریں۔ احسن اقبال نے ماضی کے عامروں کا ذکر کیا تو حماد اظہر نے کہا کہ ہمیں 7ویں کلاس کا مطالعہ پاکستان نہ پڑھائیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ جنرل ضیاء کے دور کا جواب کون دے گا، تو حماد اظہر بولے جنرل ضیاء نون لیگ کے ابو تھے، وہی ان کے دور کا جواب دیں گے۔ سید جی کے نام لکھی ہے، بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے۔ وزیر خارجہ صاحب اپنے کام کے علاوہ سب کا دوسروں کے حصے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ تھینک یو، بیٹھ جاؤ بھائی۔ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو، عمران خان کے بعد میں بھی ہوں، میرے پہ توجہ کر لیں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں۔ کیا ہے؟ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے، میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا۔ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے، شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے۔ 7ویں جماعت کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں۔ معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے، جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے چیلنج کرنے کا۔ 2 پوائزن پلز نہیں ہیں۔ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی۔ پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے۔ ہم نے ان کا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر سنا ہے۔ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں، پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے 11 سال صدارتی نظام، یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا۔ پھر ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا بھگتا، انہوں نے جو پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر دیا، صدارتی نظاموں نے کیا دیا ہے؟ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر۔ جنرل مشرف کے 9 سال صدارتی نظام، خدا کا واسطے اپنے بزرگوں کے جو کیے ہیں ان سے بھی اتنے صاف ستھرے طریقے سے ہاتھ نہ دھوئے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شرح نمو 5.37% ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اپنی حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ 3 برسوں میں فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم نے سوال اٹھایا کہ معاشی صورتحال ٹھیک ہے تو حکومت IMF کے پاس کیوں جا رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی حکومتی دعوے ریت کا قلعہ قرار دے دیے۔ حقیقی ترقی کا آغاز ہو چکا، شرح نمو 5.37 پر پہنچ گئی۔ حکومتی دعوے، پاکستان کی جو GDP گروتھ ہے it is touching 5.37%۔ ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے
اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی, پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کی خاطر. وزیر اعظم عمران خان کا معاشی کارکردگی پر اظہار مسرت. ٹویٹر پیغام میں کہا, ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا. اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم نے حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے. لائیو ود نصر اللہ میں گفتگو کے دوران کہا, معاشی صورتحال ٹھیک ہے تو حکومت IMF کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ حکومت ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ مثبت ہیں, وہ سیدھی سمت میں جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں انٹینسیو کیئر یونٹ میں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک طرف حکومت جو ہے وہ اپنی انڈیا رگڑ رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں کسی طرح IMF کا ہم پروگرام میں واپس چلے جائیں, اور ساتھ ہی عوام کو یہ بتانا کہ معیشت جو ہے وہ سیدھی سمت میں جا رہی ہے. یہ کھلا سا تضاد سامنے نظر آتا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی حکومتی دعوے ریت کا قلعہ قرار دے دیے. کہتے ہیں عمران خان نے ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. ملکی برآمدات بڑی ہیں لیکن غربت میں کمی نہیں آئی. درست ہے شرح ترقی 5.4% ہوئی لیکن عوام کی زندگی مزید دشوار ہو گئی. IMF نے کتنی ان کو مراد دی ہے, $2.5 بلین کی ان کو پیمنٹ یا $3 بلین کی پیمنٹ ان کو G20 نے معاف کری, $1.5 بلین IMF نے اور ان کو دیے. تو حکومت کے فائنانسز تو کووڈ کی وجہ سے اچھے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں ایک سال میں کیا پابندی لگائی ہے معیشت کے اوپر کہ آپ کووڈ کر کے ہر وقت رو رہے ہو. حکومتی دعوے اپنی جگہ, لیکن معاشی ماہرین کے مطابق عوام کو شرح نمو میں اضافے سے نہیں, مہنگائی میں کمی, غربت کے خاتمے اور روزگار میں اضافے سے غرض ہے. اس کے بغیر کوئی جتنا مرضی لے دے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے, عوام نہیں سنیں گے. مری میں جب لوگ مر رہے تھے تو وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر اس وقت کہاں تھا؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ہیلی کاپٹر کہاں غائب تھا؟ حمزہ شہباز نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. میڈیا ٹاک میں کہا کہ ملک میں سانحات ہو رہے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. 15 افسر معطل کر کے لواحقین کے ساتھ مذاق کیا گیا. عثمان بزدار ایسے ثانیہ مری کی رپورٹ لے رہی ہیں جیسے تیر مارا ہے. اور اس کے لیے عمران نیازی صاحب سن لیں کان کھول کر, بزدار صاحب سن لیں کان کھول کر کہ ہم آپ کو اس سانے پر مٹی ڈالنے نہیں دیں گے. وسیم اکرم پلس بقول عمران خان تنظیم سازی کا اجلاس کر رہے تھے. عمران نیازی صاحب جب لوگ پکار رہے تھے کہ ہمارے پیارے مر رہے ہیں تو وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جو روز آپ کو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس کا سفر کراتا ہے؟ بزدار صاحب کرونا سے اور ڈینگی سے مر رہے تھے, آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر ڈینگی اور کرونا کو تلاش کرے تو وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جب لوگ کو اپنی جانوں کے لالے پڑے تھے؟ عثمان بزدار صاحب آپ 15 لاکھ لوگ بھی معطل کر دیں تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اصل سانیہ مری کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو جاتا. کسان پکار اٹھا ہے, رول گیا ہے. یہ مافیا کس بلا کا نام ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں وہ بلا بیٹھی ہے ارد گرد آپ کے؟ نیازی صاحب جاؤ دیکھو, بنی گالا سے نیچے اتر کے دیکھو. وہی شیخ رشید صاحب اس دن کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. شریف ڈاکٹرائن عدلیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوشاں ہے. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا الزام. کہتے ہیں کہ عدلیہ کو اب بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کر عدلیہ پر اثر انداز ہونے لگے ہیں. رانا شمیم کا دستخط ایک سازش ہے. بیان حلفی نواز شریف کے دفتر میں بنایا گیا. مریم کے کیس کی سماعت روکنے کے لیے ہیلے بہانے نہیں چلے تو 1 اربہ ویڈیو لیکس سامنے آئی, اور لیکن فرانزک کرانے پر وہ بھی فیک نکلی. مشیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ 90 کی دہائی کی طرح سے آج عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ممکن نہیں. ملک بھر کی طرح سے لاہور میں حماد اظہر کے اپنے حلقے کی عوام بھی گیس کی بندش سے نالاں ہیں. حماد اظہر کے حلقے میں گیس کی پرانی اور نئی پائپ لائنز کے لیے کئی ماہ سے کھدائی مکمل, لیکن سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کی جانب سے لائنز نہیں ڈالی گئیں. عوام سراپے احتجاج بن گئے. ملک بھر میں عوام شدید سردی میں گیس کی بندش سے پریشان ہیں اور مہنگے LPG سلنڈر یا دیگر متبادل توانائی کا ذرائع حاصل کرنے پر مجبور. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کے لاہور میں حلقہ N 126 میں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں ہیں. پرانی پائپ لائنز میں گیس تو آتی نہیں. جن علاقوں میں پائپ لائنز بہت پرانی ہو چکی ہیں وہاں نئی پائپ لائنز بھی عرصہ دراز سے نہیں بچھائی جا رہی. ہماری گیس نہیں آ رہی گھر کی, ہم گیس سلنڈروں پہ جلا کے تنگ آ گئے. ہم یہاں پہ بہت تنگ ہے اس گیس کی وجہ سے, کیونکہ روز ہی لوگ سلنڈر بھروا کے ہم خود بھی تھک گئے ہیں. LPG گیس
गैस भरवा के थक गए। रेट देखें दिन ब दिन कहाँ जा रहे हैं, हम सिलेंडर लेके कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं। अहले इलाका का कहना था कि हमाद अदर वोट लेने के बाद कभी भी यहाँ वापस नहीं आए। LPG के लिए भागते हैं, गैस है ही नहीं, इसके लिए MD सुई गैस का जो है ना घेराव करेंगे, इससे आगे हमारे पास और कोई हल नहीं है। हमाद अजहर साहब इन्हीं गलियों से रास्ता इस्लामाबाद का आता है, थोड़ा सा उन गलियों को देख ले, उन गलियों के लिए जिन्होंने आपको वोट दे के वहाँ पे भेजा है। हमाद अदर के हल्के की आवाम का कहना है अगर गैस का मंसूबा जल्द मुकम्मल नहीं किया गया तो SNGPL के दफ्तर का घेराव करेंगे। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ शेख उमर दराज, नियो न्यूज़, लाहौर। लाड़काना डिवीजन के तमाम अजला से ट्रैक्टर ट्रालियों पर आए काश्तकार और पार्टी कारकुनों ने लाड़काना के मरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसान बेहिस गूंगी बहरी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं, हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। PTI की हुकूमत नहुसत वाली है, जब से ये हुकूमत आई है कभी आटा कभी चीनी और कभी पेट्रोल का बहरान पैदा हो जाता है। और आपको मज़ीद बताएं कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के रुकन ममालिक पहली बार एक साथ 23 मार्च को 75वें योम पाकिस्तान के मौके पर होने वाली मुसल्लह अफवाज की परेड में शिरकत के अलावा पाकिस्तान के खूबसूरत मकाम नथिया गली की सैर भी करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के रुकन ममालिक पहली बार एक साथ 75वें योम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफराद की परेड में शिरकत करेंगे। तमाम मेहमानों को पाकिस्तान के खूबसूरत मकाम नथिया गली की सैर भी कराई जाएगी। मार्च में होने वाला इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बामकसद और बामानी होगा, जिसमें मुस्लिम उम्मा के मुस्तकबिल के हवाले से ठोस लाए अमल तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा के डिजिटल डिप्लोमेसी एजेंडे और पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के तहत वज़ारत ख़ारजा में एक स्ट्रेटेजिक डिवीज़न कायम किया गया है, जो डिजिटल, इकनॉमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तवज्जो से दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिया और मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत वज़ारत ख़ारजा को वर्चुअल लिंक के ज़रिए 85 ममालिक के साथ मुंसलिक किया गया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में डिजिटल डिप्लोमेसी ग्रुप कायम, जो डिजिटल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तवसत से दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए और मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए वजारत खारजा को वर्चुअल लिंक के जरिए 85 ममालिक से मुंसलिक किया गया है। 187 ममालिक में मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए FM पोर्टल कायम किया गया है, ताकि वो अपने मसाइल के फौरी हल के लिए राब्तों, तजावीज़ और शिकायत के लिए इस पोर्टल को बरोए कार ला सके। पाकिस्तान के तमाम 114 सफारतखानों को ऑनलाइन मुंसलिक कर दिया गया है, जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़आल और मुतहरिक हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पावर ऑफ अटार्नी की ऑनलाइन तस्दीक, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानशीनी सर्टिफिकेट और इंतजामी खतूत के इजरा के लिए बैरून मुल्क 16 सफारतखानों में नादरा काउंटर्स के क्याम का मनसूबा है। इसके अलावा 14 सफारतखानों को पंजाब लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के डिजिटल रिकॉर्ड तक रसाई दी जा रही है। खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत और खिदमत के लिए पाकिस्तान इन KSA और पाकिस्तान इन दुबई ऐप लॉन्च की गई है। अमान और कुवैत में पाकिस्तानी सफारतखानों में पोर्टल ऐप्स का आगाज किया गया है। तमाम सफारतखाने पाकिस्तानी कम्युनिटीज के साथ माहाना कचहरियों का इनकाद कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ सरदार शिराज खान, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बलोचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के एहतजाज की बाज़गश्त बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में भी सुनाई थी। अरकान असम्बली ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से इन कॉलेजेस के 600 तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त को गैर मुनसिफाना करार देते हुए मुतालबा किया है कि कमीशन इस शर्त को वापस ले। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नए 3 मेडिकल कॉलेजों के 600 तलबा के एहतजाज की बाज़गश्त। अरकान असम्बली ने तलबा पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए इजाफी टेस्ट की शर्त को गैर मुनसिफाना करार दिया। अरकान असम्बली का कहना था इजाफी टेस्ट की शर्त ने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। बलूचिस्तान हुकूमत को इस मसले को संजीदगी से उठाना चाहिए। 600 स्टूडेंट आज मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे। इतना बड़ा इकदाम उठाया गया है, लेकिन हुकूमत, हुक्म-ए-सियात खामोश तमाशाई बैठा हुआ है।
डिप्टी स्पीकर बाबर मुसाखिर ने रोलिंग देते हुए हुकूमत को हिदायत की कि वो इन तलबा के मामले को मेडिकल कमीशन के सामने उठाए। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। कभी आपने कोयलों पर बना बर्गर खाया है? अगर नहीं तो आज हमारी नुमाइंदा इशरत खान आपको बंस रोड लिए चलती हैं, जहां पर कोयलों पर बर्गर तैयार हो रही हैं। मकबूल इतने के लोग दूर दूर से खाने आते हैं। अगर आपने मजेदार गर्मा गर्म भाप उड़ाते कोयलों पर बने बर्गर का मजा लेना है तो जनाब रुख कीजिए कराची के इलाके बंस रोड का। बहुत ज्यादा फीका नहीं है, मतलब एक बैलेंस टेस्ट होता है, ये वो है, तो इस वजह से किसी को भी खाने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वक्त इधर होते हैं तो उस वक्त खाते ज़रूर हैं इधर आके, लाजमी, और रात को कभी फैमिली भी आ जाती है। ये कोयले पे हम बनाते हैं और ये कबाब चटनी जो हमारे घर में बनते हैं, बाकी ये बन भी हमारे ऑर्डर पे बनते हैं हमारे अपने, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। सिंगल 40 तो डबल 80 रुपए में, कीमत इतनी मुनासिब कि जेब पर भी भारी ना लगे। बंस रोड के मशहूर खानों में हाजी अदनान का बर्गर भी है। जिसने ये नहीं खाया समझें कुछ नहीं खाया। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़ कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान नसीर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए PSL जारी रहेगा। दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसन साया का कहना था कि जिन इलाकों में TV नहीं वहां भी दराज के जरिए मैचेस देखे गए। कराची से जाहिद गफार की ये रिपोर्ट। PSL 7 की ट्रॉफी को कराची में दराज के ऑफिस लाया गया। इस मौके पर दराज और PCB ने मुआहदे पर दस्तखत भी किए, जिसके तहत PSL के मैचेस दराज ऐप पर भी दिखाए जाएंगे। दराज के MD पाकिस्तान एहसन साया ने कहा, T20 वर्ल्ड कप को लाखों लोगों ने दराज एप्लीकेशन पर देखा। PSL को भी इन इलाकों तक पहुँचाएंगे जहाँ लोगों की TV तक रसाई नहीं। जो क्रिकेट स्ट्रीमिंग हुई थी वर्ल्ड कप की, उसमें माशाल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान में से हर कोने से लोग आए थे मैच देखने, और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा मौका था। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर ने भी पार्टनरशिप को खुश आइन करार दिया। कहा, PSL के लिए तमाम बैक प्लान्स बना लिए हैं, कुछ भी हुआ इवेंट जारी रहेगा। जितनी तैयारियां हम पॉसिबली कर सकते थे हमने की, जितने बैकअप टू द बैकअप भी हम बना सकते थे हमने बना दिए। फ्रेंचाइजेस के साथ साइन ऑफ हो गया है, पूरी कोशिशें यही है कि द शो विल गो ऑन। सलमान नसीर ने कहा, कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, इसे PSL का प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सादिकाबाद में खेला जाने वाला स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पसीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। कांटेदार मुकाबले के बाद फाइनल की ट्रॉफी कायद-ए-आज़म क्रिकेट क्लब रहीम यार खान ने अपने नाम कर ली। सादिकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाबान। सादिकाबाद में क्रिकेट का मैदान सजा, खिलाड़ियों की मौजें हो गईं। 24 टीमों ने एंट्री करवाई, शौकीन भी खूब लुत्फानंदोज हुए। फैसला कुन मार्का ब्लास्टर क्लब सादिकाबाद और कायद-ए-आज़म क्लब रहीम यार खान के दरमियान हुआ। ब्लास्टर क्लब ने 171 रन्स बनाए, कायद-ए-आज़म क्लब ने 38 ओवर्स में हदफ पार कर लिया। जीतने वाले खुश हुए तो हारने वाले भी मायूस नहीं। आज का मैच हमारा ब्लास्टर से मैच था, जो कि हमने बड़ा एक टफ मुकाबले के बाद हमने जीता। हम लड़के बड़े खुश हैं। दोनों की टीम अच्छे खेली हैं और सदर्न पंजाब माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। मजीद इस पे काम हो सकता है और नौजवान जो है हमारे ग्राउंड में आ सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने टूर्नामेंट को टैलेंट की तलाश के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और PCB का इनिशिएटिव है, जिसमें क्लब लेवल के ऊपर जो क्रिकेट है उसको इनकरेज किया जा रहा है और टैलेंट को हंट किया जा रहा है। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का कहना था, मौके मिलते रहे तो टैलेंट निकलता रहेगा। मैं जो सदर्न पंजाब की टीम है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह एक टीम की तरह जो है, एक डिसिप्लिन की तरह जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन हमजा सजाद के साथ मोहम्मद शुबानी, न्यूज़ सादिकाबाद।